जो हम मामूल से कुछ हटके करेंगे क्योंकि आपको अक्सर शिकायत रहती है कि हम हमेशा जो खानगी मामलात हैं, मुल्की मामलात हैं, उसमें उलझे रहते हैं। तो हम अब आपको बड़े मामलात में उलझाएंगे क्योंकि वैसे भी उलझने जा रहे हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आएंगे 20 जनवरी के बाद से लफ्जी गोलाबारी बहुत पहले की शुरू है, लेकिन उसके बाद अमली तौर पर वो सरहदों को बदलने का इरादा रखते हैं। तो आलमी सतह पर कौन कौन सी तब्दीलियाँ 2025 में हो सकती हैं? क्योंकि आपने मिडल ईस्ट का तो हमें तबसरे में बताया कि इसराइल के प्लान्स क्या हैं। अब उनका ग्रेटर इसराइल का मैप भी सामने आ चुका है। आज के शो में उस पर भी बात करनी है। फिर चाइना और भारत के दरमियान क्या कशमकश चल रही है, वो भी आज के शो का मौजू होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी पिक्चर जो डोनाल्ड ट्रंप बना रहे हैं, वो एक तरफ कनाडा को ललकार रहे हैं, फिर पनामा कैनाल पे भी उनकी नज़र है, फिर दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड भी खरीदना चाहते हैं और इसके लिए हम इंटरफेरेंस भी कर सकते हैं। फौजी मुदाखलत का इम्कान भी उन्होंने जाहिर कर दिया है। तो अब रद्द-ए-अमल तो आ रहा है, हर कोई अपनी अपनी कैपेसिटी में से नामुमकिन करार दे रहा है, कोई दिफाई बजट बढ़ा रहा है। लेकिन हमें ये जानना है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की इन धमकियों को, इन इशारों को संजीदगी से लेना चाहिए या ये सिर्फ एक रेटरिक है? हाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। आपने निशानदेही तो कर ही दी कि वो ग्रीनलैंड के ऊपर भी नज़र रखे हुए हैं। उसके बाद वो कनाडा की बात कर रहा है कि 51st स्टेट बन जाएं आप जी। और धमकी दे रहा है कि मैं आपके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा आपकी तजारत के ऊपर, और ये कह रहा है कि हमारी वजह से आप जिंदा हैं, हम आपसे अगर ना माल लें तो फिर आप तो जिंदा नहीं रह सकते। उधर मेक्सिको को भी धमकी दे रहा है कि आपकी तरफ से इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, आप रोकते नहीं हैं, तो या आप नहीं रोकेंगे तो फिर आप भी आ जाएं अंदर, अमेरिका के अंदर ही आ जाएं। फिर वो कह रहा है कि गल्फ़ ऑफ मेक्सिको, क्योंकि मेक्सिको के नाम पे है वो गल्फ़ जो है वहाँ, वो कहता है ये भी हमारे नाम पे होना चाहिए। आप कौन होते हैं गल्फ़ ऑफ मेक्सिको? ये वैसे ही है ना जैसे बे ऑफ बंगाल, तो बंगाल के नाम पे है, और हिंदुस्तान वाले कहते हैं उसको इंडियन ओशन नाम रखा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं इंडियन ओशन ही होना चाहिए, अरेबियन ओशन होना चाहिए। इस किस्म की बातें भी चलती रहती है ना। तो अब बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस वोट के साथ आए हैं, वो वोट के दो हिस्से। एक तो ये है कि उनका एजेंडा है कि जंग नहीं मैंने करनी। वो कहता है ये हमारी अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट जो ये हमें इन्वॉल्व कर देती है इन वॉर्स। अच्छा। ये अपने हथियार बेचना चाहते हैं, ये अपना पावर बढ़ाना चाहते हैं, ये डीप स्टेट जिसको कहते हैं। और इसलिए ही सेज आई एम अपोज टू ऑल वॉर्स। इसीलिए वो कहते हैं कि रूस के साथ यूक्रेन के अंदर लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं है जी। अच्छा, एक तरफ तो वो ये उनकी फ़िलासफ़ी है कि वॉर्स नहीं होने चाहिए और अमेरिका को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए वॉर। ठीक है। और दूसरी तरफ वो जिस किस्म की ये बयानबाजी कर रहे हैं, जाहिर है इसके साथ तो रिएक्शन आ रहा है जी। और रिएक्शन आ रहा है तो ये फिर इसका ये मतलब है कि या तो चुप करके बैठो, तो या आप सिर्फ बयानबाजी करो। अगर बयानबाजी 2-3 दफ़ा करोगे और एक्शन नहीं लोगे तो आपकी फिर हैसियत क्या रहेगी? क्योंकि एडा बड़ा बंदा गल्ला ही करता और करता कुछ नहीं। तो इसका ये मतलब है इरादे उनके कोई नेक नहीं है और उनके फ़लसफ़े के अंदर एक कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ कहता है हमने लड़ाई झगड़े नहीं करने किसी के साथ, दूसरी तरफ जिस किस्म की बयानबाजी कर रहा है, अगर उससे पीछे हटेगा तो मसला बन जाएगा उसके लिए। तो इसलिए ये मुमकिन है कि इनमें से गल्फ़ ऑफ मेक्सिको जो है उसको तो ये कहेगा कि जी यूनिलैटरली चेंज कर देगा। अच्छा। उसको फिर चैलेंज किया जाएगा, लड़ाई झगड़े होंगे मगर कोई लड़ाई उसके ऊपर वॉर नहीं होगी। दैट इज़ जस्ट अ सिम्बॉलिक थिंग। अच्छा। क्या अपना पावर दिखाने के लिए कि वी आर द बिग ब्रदर, ये हमारा नाम हमारा होना चाहिए। बट इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एक्सचेंजिंग टेरिटरीज या इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। तो वो इतना इशू नहीं है। इशू ये कनाडा वाला भी नहीं है। अच्छा। ये कनाडा वाला भी इशू नहीं है कि ये कनाडा 51st स्टेट बन जाए। ये सिर्फ ड्रामाबाजी है। सवाल ही पैदा नहीं होता किसी सूरत में भी कि कनाडा वुड एग्री टू बिकम द 51st स्टेट। कैनेडियन की अपनी एक आइडेंटिटी है, एक नेशनैलिटी है। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 5 साल में जिसकी वजह से वन ऑफ द रीजंस दैट ट्रूडो इज़ नो लॉन्गर प्राइम मिनिस्टर, विल नॉट बी प्राइम मिनिस्टर फॉर लॉन्ग, इसकी इस किस्म की मैसिव इमिग्रेशन हुई है जिसकी वजह से कैनेडियन जो एक बन रही थी, एक नेशनैलिटी बन रही थी कैनेडियन की, कॉस्मोपॉलिटन अपर एजुकेटेड पीपल, वो डाइल्यूट होती जा रही है। और उसकी वजह से मेरा ख्याल है कनाडा के अंदर भी इश्यूज बनने शुरू हो गए हैं कि हम कैनेडियंस हैं कौन। सो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप थिंकिंग कि ये अच्छा मौका है, इज मेकिंग दिस क्लेम कि जी तो आप लोग क्या है, आपके पास है क्या, तेल है और लकड़ी है,
लकड़ी भी और तेल भी अमेरिका लेता है जी। तो हम अगर बंद कर दें तो आप तो फर्क हैं। अच्छा, और कनाडा ने भी क्या किया हुआ है कि बहुत बड़ी वेलफेयर स्टेट बनाई हुई है, बहुत बड़ी वेलफेयर स्टेट बनाई हुई है, फ्री एजुकेशन, फ्री दिस, फ्री दैट। तो अमेरिकन ये बेसिकली फ़लसफ़ा ये है कि जी हमारा अमेरिकन टैक्स पेयर्स डॉलर है, वो हम आपसे तजारत करके आपका माल ख़रीद रहे हैं और हम नहीं ख़रीदेंगे तो आप उड़ जाएंगे। तो आप बेहतर यही है कि आप हमारे साथ ही आ जाएं। तो अच्छा, तो उधर से फिर ज़ाहिर है वो आगे से जवाब ही आता है कि फिर ठीक है, अगर आप कनाडा लेना चाहते हैं तो हमें अलास्का दे दें आप क्योंकि अलास्का कनाडा के ऊपर है ना, तो वो अमेरिकन स्टेट है अलास्का। तो डोनाल्ड ट्रंप छेड़ रहा है ये लोगों को, छेड़खानी, इससे ज़्यादा कोई सीरियस पर्पस नहीं है। अच्छा। कनाडा को छेड़ रहा है, मेक्सिको को छेड़ रहा है, इन अ वे रशिया को भी छेड़ा है, चाइना को भी छेड़ा है। अगर पैनामा कैनाल और ग्रीनलैंड अब मैं आपको बताऊँ फ़र्क क्या है। जो चाइना के साथ जो इशू है वो फ़र्क है, रशिया के साथ इशू फ़र्क है। चाइना के साथ कोई टेरिटरी के ऊपर नहीं बात हो रही, रशिया के साथ भी कोई टेरिटरी के ऊपर नहीं हो रही। इनफैक्ट वो तो रशिया के हक़ में है कि यूक्रेन जो है इसको फ़ारग किया जाए, जंग ख़त्म की जाए और यूक्रेन का कुछ हिस्सा जो है रशिया को मिल जाना चाहिए एज अ बफर स्टेट। तो ही इज़ ऑन द रशियन साइड। अच्छा। और वो ये कह रहा है कि अमेरिकन अब आप यूक्रेन को नहीं सपोर्ट करेंगे, अगर यूरोप ने करना है तो यूरोप पैसे दे, हथियार दे, हम हमारे से मत ले आप। और इसी तरीके के साथ यूरोप को भी वो धमकियाँ दे रहा है कि नेटो के सारे पैसे हम देते हैं, तो आप अपना पैसे दें ना नेटो, आप अपनी प्रोटेक्शन करनी है रूस से करें, हमें तो कोई ख़तरा नहीं रूस से। अच्छा। हम तो नहीं जंग कर रहे रूस के साथ। नेटो को अगर कोई ख़तरा है तो रूस का, तो वो तो यूरोप को ख़तरा है। तो आई थिंक ही इज़ मेकिंग ऑल दीज वेव्स, जिसकी वजह से राइट विंग या लेफ्ट विंग या सेंट्रिस्ट गवर्नमेंट्स इन यूरोप एंड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर ऑल अप इन आर्म्स कि यार कि व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। बट मेरा अपना ये ओपिनियन है कि ये ब्लस्टर है। ब्लस्टर मतलब ये है कि ये बुड़ के मार रहा है, ये सिर्फ बढ़ के मार रहा है, ये दिखाना चाहता है कि मैं आई एम द बॉस। अच्छा। बट एक्चुअली ये इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन इनमें से अगर कोई करनी पड़ी तो फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और वो फोर्स जो है आई थिंक आजकल के हालात में बहुत मैसिव वर्ल्ड रिएक्शन आएगा उसके ऊपर। और ये भी हो सकता है कि नेटो भी टूट जाए अगर इसने इस किस्म की हरकतें की, तो नेटो में भी यूरोपियंस छोड़ देंगे नेटो को। अब देखें ना, इलॉन मस्क को इसने ले लिया साथ, मस्क ने आते सार दो जगह पे अटैक कर दिए, एक ऑस्ट्रिया की गवर्नमेंट को अटैक कर दिया, एक फ्रांस की गवर्नमेंट को अटैक कर दिया। गवर्नमेंट को नहीं, वो जो राइट विंग पार्टीज हैं जो बना रही हैं, और उसका सिर्फ यही कि ही इज़ ट्राइंग टू क्रिएट अ shall we say a space for himself in the Trump administration. Personal agenda. हाँ, उसका पर्सनल एजेंडा है, एंड ही इज़ यूजिंग सोशल मीडिया टू सपोर्ट ट्रम्प्स। वो जो समझता कि ट्रम्प ये चाहता है तो इसलिए वो कर रहा है वो। तो इलॉन मस्क के खिलाफ भी रिएक्शन आना शुरू हो गया, इन मुल्कों से रिएक्शन आना शुरू हो, तुम कौन होते हो इंटरफेयर करने वाले। तो मेरा ख्याल है ये इलॉन मस्क के इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके रियल इंटरेस्ट जो है वो डोमेस्टिक हैं, अच्छा। इंटरनेशनल नहीं है। ही इज़ एन आइसोलेशनिस्ट, वो चाहता है अमेरिका अंदर आ जाए, वो डोमेस्टिक काम करना चाहता है। उसे लग ऐसे रहा है कि जिस किस्म की डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं पॉपुलेशन के और इमिग्रेशन के साथ, तो अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है वो राइट विंग से हट के सेंटर की तरफ आ रही है, और रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा ख़तरा है लॉन्ग टर्म में। तो इसलिए उसने ये जो जिसे कहते हैं ना लास्ट डिच एफर्ट, ये उनकी फार राइट को साथ लेके चलना और जिस किस्म की उसने बातें की हैं, दिस इज़ द रिपब्लिकन्स अटेम्प्ट कि डेमोग्राफिक चेंज जो आ रही है, यंग लोगों की जो आ रही है जो कि लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं, डेमोक्रेट्स की तरफ जा रहे हैं, ये लास्ट गास्प जिसे कहते हैं। सो मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप विल वर्क ऑन द डोमेस्टिक एजेंडा। टैक्सेस, वो टैक्सेस कम करेगा, अच्छा। और जो है ये लिबरल वैल्यूज़ उनको कम करेगा, बिकॉज यू सी ये जो सारे जो नए बच्चे जो आए हैं ना, इनके साथ जो लिबरलिज्म आ रही है, इसके अंदर फेमिनिज्म आ रही है, आ रही है, इस किस्म की चीज़ें आ रही हैं। पुराने लोग जो है ना अमेरिका के, स्पेशली इन द सेंट्रल स्टेट्स एंड द साउथ, दे आर वेरी कंजर्वेटिव, वेरी ट्रेडिशनल एंड वेरी रिलीजियस, स्टिल क्रिश्चियन एंड इवेंजेलिकल्स। तो ही इज़ ट्राइंग टू मेक श्योर कि ये आउट ना हो जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि ये डोमेस्टिक एजेंडा से अटेंशन डाइवर्ट करके करना उसने काम डोमेस्टिक है, अच्छा। और उसने डाइवर्ट करना अटेंशन ऑन ग्लोबल इश्यूज, ताकि मीडिया उधर ही फोकस रहे, और अंदर से वो ही वांट्स टू वर्क ऑन द डोमेस्टिक साइड। दैट्स माय असेसमेंट।
क्या कामयाब होगा या नहीं होगा, आई डोंट थिंक ही विल गेट ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के ऊपर तो अब सारा यूरोप प्रोटेस्ट करेगा, और ग्रीनलैंड खुद प्रोटेस्ट करेगा, फ्रांस प्रोटेस्ट करेगा, डेनमार्क करेगा। प्रॉब्लम क्या है? क्या? अब सिर्फ एक जगह का प्रॉब्लम ले लेते हैं। ग्रीनलैंड का प्रॉब्लम ये है कि वहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिकन ने एक बेस बनाया था अप इन द नॉर्थ। वो बाद में स्पेस, वो अब अभी तक बेस है उनका। अमेरिकन कहते हैं ये बेस हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब वहाँ हो ये रहा है कि इन द लास्ट 4-5 years चाइनीज़ एंड रशियन प्रेजेंस इन द सी अराउंड दैट वो बढ़ती जा रही है, और एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन्स भी चाइना की और रूस की आ जाती है इन दैट एरिया। तो ये कह रहा है कि दैट्स अ डायरेक्ट थ्रेट, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। तो वो बेस छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब इनका ये ख्याल है कि बेस को और तकड़ा किया जाए। अच्छा। वो नहीं करने देंगे यूरोपियंस। अच्छा। हाँ, वो नहीं करने देंगे। तो आई थिंक इस किस्म की इश्यूज बन रहे हैं वहाँ। धमकियाँ हैं, मेरा ख्याल है शायद यही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए कि बेस स्ट्रॉन्ग कर लो, कुछ और, मगर हम बेचेंगे नहीं, ना ही आप इसको टेक ओवर कर सकते हैं। दैट कुड बी अ कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि यूरोपियंस भी परेशान होते हैं ना जब यूरोपीय चाइनीज़ शिप्स या सबमरीन्स वहाँ पहुँच जाती हैं या रशियन आ जाती हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ, करना कुछ है, मांगना कुछ है। मांगना कुछ है। मांगेंगे ये कि ये ग्रीनलैंड हमें बेच दें। हाँ। हम ले लेते हैं ग्रीनलैंड। हाँ। नहीं तो हम फोर्स से भी ले सकते हैं। और करना क्या है कि अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना है और अपना अमेरिकन प्रेजेंस वहाँ ज़्यादा बढ़ाना है। इट कुड बी अ डाइवर्जनरी टैक्टिक, कि करना लेना कुछ और मांग कुछ रहे। क्या इन अ वे ये फोर्स करना है डेनमार्क को कि वो अपने दिफा को ज़्यादा मजबूत बनाए और मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को कि काउंटर कर सके वहाँ रशिया और चाइना की प्रेजेंस? ऑलरेडी डिफेंस बजट डेनमार्क नहीं कर सकता बेचारा। डेनमार्क इज़ अ स्मॉल कंट्री। उसके ऊपर बस प्रेशर, देखिए ना, ग्रीनलैंड में ऑयल है जी, और ग्रीनलैंड में लोहा है, तांबा है, सोना है, यूरेनियम है जी, और लिथियम है, जिसे कहते हैं रेयर अर्थ मेटल्स। अब रेयर अर्थ मेटल्स 60% ऑफ द वर्ल्ड्स रेयर अर्थ मेटल्स आर इन चाइना। अब रेयर अर्थ इज द फ्यूचर, रेयर अर्थ मेटल्स जी, ये जिसकी जिक्र आपने किया, ये वो हैं जो कि बाकी मुल्कों में नहीं पाए जाते। ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, मगर इसकी बहुत सख्त ज़रूरत पड़ेगी आगे टेक्नोलॉजी में। इलॉन मस्क जैसे लोगों को, अच्छा, और अमेरिका को स्पेस एज के लिए ऐसे रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं, दे वेरी प्रेशियस, इवन मोर प्रेशियस देन गोल्ड। तो सो आई थिंक यही फैसला है कि जी किसी तरीके से हमें कंट्रोल मिल जाए ऑन द रेयर अर्थ मेटल्स, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई ही इज गोइंग फॉर ग्रीनलैंड, बिकॉज ऑफ पोटेंशियली वेरी रिच इन मिनरल्स। अच्छा, इसमें ताज़ा पेशरफ्त ये हुई है कि ग्रीनलैंड के दिफाई बजट में इजाफा कर दिया डेनमार्क ने। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल फ़ैसला था, हमारे मुल्क की ज़रूरियात को देखते हुए और बजट को देखते हुए। मीनवाइल जो पनामा कैनाल में मौजूदगी है चाइना की, वो कम है बनिस्बत उसके जो डोनाल्ड ट्रंप क्लेम करते हैं। तो उनके उस दावे में कितनी हकीकत है और इसको चाइना कैसे काउंटर करेगा कि वहाँ से जो कार्गोज गुजरते हैं अमेरिका के, वो कहते हैं कि उनसे चार्जेस भी कंपैरेटिवली ज़्यादा वसूल किए जाते हैं। तो ये शिकवा किस हद तक ठीक है? नहीं, देखिए, ये भी ड्रामा है सारा। प्रॉब्लम ये है कि चाइना, वो कह रहे हैं कि अब चाइनीज़ शिप्स जो हैं, पहले तो 60% ऑफ द जो ट्रैफिक थी वो US, अब चाइना की ट्रैफिक बढ़ती जा रही है। अच्छा, दिस इज़ एन अटेम्प्ट टू थ्रेटन द चाइनीज़, कि अगर अमेरिका के कंट्रोल में होगा पनामा तो चाइना के ऊपर भी टैरिफ्स, उसने कहा ना कि मैं चाइना के ऊपर ड्यूटियां लगा दूंगा, जो चाइनीज़ माल आता है अमेरिका में महंगा हो जाएगा ना, तो चाइना एक्सपोर्ट कम हो जाएगी। चाइना को धमकी दे रहा है, उसे पता है कि चाइना के लिए एक्सपोर्ट करके चाइना बड़ा होता जा रहा है, तो उससे रोकना है चाइना को। वो 3-4 जगह पे उसको रोकना चाहेगा। एक ये कि साउथ चाइना सी, जहाँ से सारी चाइनीज़ शिपिंग चलती है, वहाँ उन्होंने ऑलरेडी अमेरिका ने वो कॉर्ड बना लिया है जी, ठीक है, तो जापान को साथ ले लिया, इंडिया को ले लिया, ऑस्ट्रेलिया को ले लिया, अमेरिका, और ये आके वहाँ बैठ गए हैं और तंग करने की इनके इरादे हैं चाइना को, वहाँ उनकी शिपिंग लेन्स को स्क्वीज़ करने के। चाइना ने इसके लिए सोचा, अच्छा अब हमारा ये एक मेन रूट है जहाँ से हमारी सारी सप्लाईज जाती हैं ग्लोबली, तो उन्होंने रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव शुरू किया, जिसका एक हिस्सा है सिपेक। अब सिपेक को भी तो रोकना है ना, क्योंकि सिपेक के जरिए सेंट्रल एशिया एंड देन यूरोप, तो इसीलिए उसका इंडिया का खाता खोला है कि आप रोकें सिपेक को। अच्छा, तो इंडिया ने फिर तालिबान को और बलूचों को इकट्ठा कर लिया है कि आप सिपेक को रोकने के लिए आप इंसर्जेंसी करें।
तो चाइना को यहाँ रोकने की कोशिश की जा रही है, उधर रोकने की कोशिश की जा रही है। अब पैनामा में, क्योंकि चाइनीज शिप्स आर आल्सो यूजिंग पैनामा फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स, तो एक तो पैनामा के ऊपर और ड्यूटियां लगा देंगे अगर इनके हाथ में आ गई, तो डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। अच्छा, और ऊपर से फिर और भी, जैसे वो अमेरिकन पोर्ट्स में आएंगी शिप्स, वहाँ भी ड्यूटी लग जाएगी। तो चाइना को एक किस्म की धमकी दे रहे हैं। ठीक है, एंड दिस इज द अटेम्प्ट। इन्होंने पैनामा को सीज वीज नहीं करना, दैट विल लीड टू अ वॉर। वॉर इसने नहीं करना, मगर ये इस किस्म के साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स और प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करेगा। इकोनॉमिक किस्म के जो सैंक्शंस हैं और इस इश्यूज हैं उनको इस्तेमाल करेगा। सो अगेन पैनामा इज अबाउट चाइना, सिपेक इज अबाउट चाइना। ठीक, Even in my view, Greenland is about China. Not Russia. Not Russia. It's about China. ओके, और लेकिन आपने ये भी क्लियर कर दिया कि वो जंग की तरफ नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। जिस हद तक धमकी से मकासद पूरे हुए, और वो तजारत और सैंक्शंस जो होंगी, और जैसे भी हमारी 3-4 कंपनीज को सैंक्शन किया है, चाइना की 25-26 को सैंक्शन किया हुआ है, उनको ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, और इस किस्म के इकोनॉमिक मेजर्स लेगा। उसको ये भी डर है कि अगर चाइना स्ट्रांग हो गया तो डॉलर वीक हो जाएगा, इन्होंने अपनी करेंसी बना लेनी है तो क्या होगा। सो आई थिंक द एंटायर फोकस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप विल बी ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, एंड द मेन एडवर्सरी विल बी चाइना। तो यूरोप क्या मेहमान अदाकार बन के एक्ट करेगा और सिर्फ रशिया, चाइना और अमेरिका ही? यूरोप फारग हो चुका है। यूरोप के अंदर इतनी डिवीजन शुरू हो गई हैं, अब इतनी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, और राइट विंग पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, आई डोंट कांट से, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट कि यूरोपियन यूनियन भी 4-5 साल के बाद फारग हो जाएगी आफ्टर नेटो। हाँ, नेटो तो भी है ना, लेकिन नेटो पहले तो रहेगा। अच्छा रहेगा, नेटो रहेगा, मगर ये कहता है कि नेटो के पैसे आप दें। मगर जो यूरोपियन यूनियन के अंदर जो अमीर मुल्क हैं, वो कहते हैं अब हम भी गरीब मुल्क जो यूरोप के अंदर हैं उनको सब्सिडाइज नहीं कर सकते। अच्छा, उससे, क्योंकि देखिए मुख्तलिफ इकोनॉमिक पॉलिसीज चल रही हैं, करेंसी एक है, तो उससे ये होता है कि अभी जर्मनी ने बहुत सारे पैसे दिए हैं स्पेन को, पोर्चुगल को, इस क्योंकि वो बैकग्रेसिव की तरफ जा रहे थे। तो वो कहते हैं, जर्मन्स कह रहे हैं यार हम किस को बेल आउट करेंगे, फ्रेंच कहते हैं हम क्यों बेल आउट करें। तो मेरा ख्याल है ये जो राइट विंग चल रहा है ना, द नोशन ऑफ यूरोपियन यूनियन वाज अ प्रोग्रेसिव आइडिया। अब जो है अनप्रोग्रेसिव या रिवर्सल चल रही है यूरोप के अंदर, इनवर्ड अप्रोच। हाँ, तो अमेरिका में भी और यूरोप में भी। तो मेरा ख्याल है कि ये EU भी फारग हो जाएगा, आज नहीं कल नहीं परसों, एक एक करके some countries might leave European Union। लेकिन अब ब्रेक्सिट तो हो चुका है ना, हो चुका, बरतानिया तो एक तरफ हो गया। अब अगले 4-5 साल में मेरा ख्याल है EU को भी थ्रेट है कि वो रहेगा या नहीं रहेगा। एंड सो आई थिंक वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज, द मैप ऑफ द वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज इन द नेक्स्ट 5 years। लेकिन यूनिपोलर ही रहेगी दुनिया या उसका भी तकरीब यूनिपोलर अब नहीं रहेगी ना, जितने ब्लॉक्स, अब यूरोपियन यूनियन वो सपोज टू बी अ मेजर ब्लॉक। वो कहते थे एक ईस्टर्न ब्लॉक है, एक वेस्टर्न ब्लॉक है। वेस्टर्न ब्लॉक के अंदर एक यूरोपियन यूनियन था और एक अमेरिका था, देयर वाज नो थर्ड। तो इसलिए EU बना था ताकि बैलेंस कर सके। इंडिविजुअली वो कंट्रीज वर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, उनकी करेंसीज वर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। उन्होंने एक बना के करेंसी यूरो डॉलर जो यूरोप, उसको यूरो को बनाया। तो अब वो भी इज इन ट्रबल। सो आई थिंक यूनिपोलर वर्ल्ड छोड़े, अब तो मल्टीपोलर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बन जाएगा। तो अभी दूर दूर तक कम से कम डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर इंडिया और पाकिस्तान तो नहीं है, सारी तवज्जो चाइना, 4 सालों में चाइना और रशिया पर ही रहेगी। रशिया पर भी नहीं रहेगी इतनी मोर, लेकिन चाइना की वजह से पाकिस्तान कहीं ना कहीं तो आ सकता है। वो आएगा ऑन द सिपेक थिंग, मगर मेरा ख्याल है डायरेक्ट नहीं आएगा, इट विल कम बाय इंडिया। मगर जो चाइना है उसको वो डायरेक्ट करेगा, he'll hit China where China is vulnerable। और बाय द वे चाइना चुप करके नहीं बैठेगा। चाइना भी फिर अमेरिकन इंपोर्ट्स के ऊपर जो इंपोर्ट आउट होती हैं उसके ऊपर भी वो टैरिफ लगा देगा। तो ये एक ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगी। अच्छा, हमें इकोनॉमिक्स में ये पढ़ाया गया था कि ट्रेड वॉर के अंदर कोई भी बेनिफिट नहीं करता, सबका नुकसान हो जाता है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डिटर्मिन्ड है। ठीक। अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम डोनाल्ड ट्रंप के लिए चाइना के बारे में ये आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप को कोई 300 मिलियन, 250 300 मिलियन के दरमियान इलॉन मस्क ने कंट्रीब्यूशन दी है इलेक्शन के लिए। अच्छा, इलॉन मस्क का सबसे बड़ा पार्टनर, इकोनॉमिक पार्टनर चाइना है। उसकी टेस्ला कार जो है वो सबसे ज़्यादा चाइना में बिकती है।
इलॉन मस्क कभी भी चाइना के खिलाफ तल्लुकात नहीं ख़राब होने देगा, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया हुआ है कि मैंने चाइना को नहीं छोड़ना। वो तो अगर इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ चलना है तो कहीं ना कहीं तो फिर डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क को आपस में तय करना पड़ेगा ना, किस हद तक चाइना को टाइट करना है, किस हद तक नहीं करना। कल को इलॉन मस्क का नुकसान होना शुरू हो जाता है चाइना में, फिर क्या होगा? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, इलॉन मस्क इन माई व्यू अच्छा इज मोर पावरफुल देन डोनाल्ड ट्रंप due to his control over the media. Right. And he's the richest man in the world. Donald Trump is not a rich man. He's a rich man, but वो 4 साल की प्रेसिडेंसी है ना। इलॉन मस्क के तो बड़े लंबे प्लान्स हैं। आपको पता है उसके प्लान्स क्या हैं? वो तो कहता है कि ये जो अर्थ है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी इसे क्लाइमेट चेंज की वजह से और न्यूक्लियर वॉर की वजह से, जो वो कहता होगा ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वो तो बाहर के प्लैनेट्स के ऊपर सिविलाइजेशन बनाने का सोच रहा है। उसने जो सारी रॉकेटरी की है और जो सैटेलाइट्स बनाए हैं और जो सारा उसकी प्लानिंग है वो यही है कि अगले 10-20 साल के अंदर अंदर वो कोई कॉलोनी बनाएगा किसी प्लैनेट के ऊपर जाके। सो ही इज गॉट अदर प्लान्स। ठीक है, वो तो चाइना से भी आगे निकला हुआ है। तो ये आप तवक्को करें कि इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की भी लड़ाई होगी, आज नहीं कल नहीं परसों। ये चाइना के ऊपर इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की झगड़ा हो जाएगा, डिस्प्यूट्स इनके पैदा हो जाएंगे। बहरहाल वो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में जजीरे और इलाके तलाश कर रहे हैं, तो इलॉन मस्क दुनिया से बाहर तलाश कर रहे हैं। बॉक्स आइडियाज़ के अलावा आउट ऑफ वर्ल्ड आइडियाज़ भी इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं।